एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए? क्या 6 टू 12 की सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कितना टाइम देना है? कौन सी पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है? ये सारे क्वेश्चंस क्या आपके दिमाग में भी आ रहे हैं? अगर देखो आंसर हाँ है ना, तो आज के सेशन के बाद आपके सभी आंसर्स इनमें से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे यूपीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है एंड साथ में ही उनका हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन को बेहतर करने के लिए। देखो, कोई भी प्रेपरेशन होता है ना, एक उसके रिगार्डिंग एक बेस चाहिए होता है, और ये जो बेस है ना, ये आपको प्रोवाइड करती है एनसीईआरटी। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि अगर आपको किसी चीज को अच्छे से समझना है तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से भी निकल के आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। आपको बाकी और कॉन्सेप्ट बुक्स जो होती है ना, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो तो डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, पर एक बेस बनाने के अंदर ना आपको बहुत हेल्प हो जाती है। एंड इनफैक्ट हमारी टीम के द्वारा जो सीटीआर मॉडल है, दैट इज क्लास टेस्ट रिवीजन का मॉडल है, यहां पर भी यही फोकस किया गया है कि आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया जाए। और एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, फिर इसके साथ आप टेस्टिंग की तरफ चलो एंड कहीं ना कहीं फिर आप रिवीजन की तरफ मूव ऑन करो। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है ना, ये इसी तरह से बनाया गया है ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं अभी बता रहा था ना एनसीईआरटी केस में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों, फिर उनके ऊपर धीरे धीरे हम बिल्ड करते रहें, साथ में टेस्टिंग और रिवीजन भी होती रहे, ताकि यूपीएससी का जो हमारा ड्रीम है ना, उसको हम अच्छे से अचीव कर पाए। राइट? तो ये है हमारा बहुत ही अच्छा शानदार मॉडल, सीटीआर का मॉडल, जहां पर आपको डेफिनेटली असेसमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज, ये सारी आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये 23 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो इस डेट को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो डेट ध्यान में रखिएगा, 23 अप्रैल। और ये जो सीटीआर मॉडल है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है आपको अपने ड्रीम को अच्छे से अचीव करने के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एनसीईआरटीज हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा इकोनॉमी के रिगार्डिंग। जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में ना बहुत सारी हमें एनसीईआरटीज देखने को मिलती हैं, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो। यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ इनकी पिक्चर्स भी लगा रखी हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो क्लास 11th की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये वाली, ठीक है, एंड साथ में ही क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे ना, तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों ही एनसीईआरटी बुक से देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिलते हैं, पर वो नंबर एक्चुअल में बहुत ही कम है, किसी साल एक आ गया या फिर आया ही नहीं। तो कहने का पॉइंट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो आप पढ़ जरूर सकते हो, पर उसमें आपको सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा उसको फिर। ठीक है? हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एफर्ट कितना आप लगा रहे हो और उससे आपका रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। ठीक है? मेहनत बहुत ज्यादा है वहां पर, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ही कई बार अनएक्सपेक्टेड भी आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, जब हम बात करें इकोनॉमी की। पर अदरवाइज ये दो बुक्स तो डेफिनेटली आपको गो थ्रू करनी ही है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इसकी लैंग्वेज देखोगे ना, तो लैंग्वेज काफी इजी है, काफी आसानी से आप इनको कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी ना सर कि 9th टू 12th की करनी है, द आंसर इज नो। यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th की करनी है। यहाँ पर इनकी लैंग्वेज भी ठीक है, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टफ है। आप आसानी से इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। आपको अलग अलग चीजों के ऊपर बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। और एक बार आपने इनको अच्छे से कर लिया, डेफिनेटली आप फिर बाकी जो और स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है? और ये बहुत ही ना रेप्यूटेड बुक्स हैं। कहने का पॉइंट क्या है कि बहुत ही रिसर्च के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा कवर किए गए हैं। तो आपके लिए ये पर्टिकुलर जो बुक्स हैं दो इकोनॉमी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये है यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन। इंडिया के 5 ईयर प्लान्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, रिगार्डिंग सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया, आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान हो गया, या फिर आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान हो गया, ये सारे आपको एनसीईआरटी बुकलेट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी की नॉलेज से ही आंसर हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये यूपीएससी 2022 का है, अभी रिसेंटली पूछा गया था। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की तीनों स्टेटमेंट्स भी आप यहाँ पर ज्यादातर स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बात करी ना मैंने कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे अगर आपने एनसीईआरटी को यहाँ पे अच्छे से पढ़ा है। चलते हैं अगली सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज पॉलिटी।
अब पॉलिटी देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें हर साल पॉलिटी से देखने को मिलते हैं। इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से जो जीएस 2 में भी हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी। तो यहाँ पॉलिटी के अंदर आप जानते हो जो इंडिया का लीगल एस्पेक्ट हो गया वो कैसे वर्क करता है, कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग हो गया, उसके फंडामेंटल और लीगल एस्पेक्ट यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो दो बुक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड साथ में ही क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी। रीजन क्या है इन दोनों के पीछे का? देखो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है ना, यहाँ पर तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस, इन सभी के बारे में आप काफी डिटेल में यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या रीजन थे उसके पीछे के बनने के, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ में ही पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि कुछ ना कंसेप्चुअल पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर हमसे पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये देखो, यूपीएससी 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से स्टेट को बेस्ट कौन डिफाइन करता है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, पर अगर आपने एनसीईआरटीज को या अपनी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आप इसको रियलाइज कर लोगे कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आजकल यूपीएससी में देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा इन चीजों की डेफिनेशन की, या फिर जो उनको कीवर्ड्स हैं वो तो डेफिनेटली आपको पता होने ही होने चाहिए। और यहीं पर आपकी एनसीईआरटीज आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे यूपीएससी 2020 में पूछा गया ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का करेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी बुकलेट्स में से आंसर आप कर लोगे। चलते हैं आगे ज्योग्राफी की तरफ। अब ज्योग्राफी में ना थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि अगर आपने काफी हद तक आपने एनसीईआरटी कर ली ना तो यहाँ पर एक मेजर चंक ऑफ द सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो 4 बुक्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पर आप चीजों को पढ़ोगे कैसे फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे अलग अलग थ्योरीज जो दी गई हैं, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया आपका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया, ये अलग अलग फिजिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे आप पढ़ोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ज्योग्राफी के जो होते हैं ना कोर कॉन्सेप्ट्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरह से इंडिया के परस्पेक्टिव से, ठीक है ना, ये क्लास 11th की आपको इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट आपको पढ़नी है, ठीक है, तो इंडियन एक्सपेक्ट को यहाँ पे कवर किया गया है। उसी तरह से जो ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया क्लास 12th की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड चौथे नंबर पे ये है क्लास 12th की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि एक्चुअल में ना अगर आपने मान लो फिजिकल एस्पेक्ट समझ लिए कि आखिर धरती फॉर्म कैसे हुई, अलग अलग जो चीजें हैं वो कैसे फॉर्म हुई, उसके बाद ये चीजें कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है काफी, जहां पर आप चीजें पढ़ोगे कि अच्छा ये चीज ऐसे फॉर्म हुई, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी ये ऐसे काम करती है, एंड फिर धीरे धीरे उसकी एप्लीकेशन की तरफ आप बढ़ते रहोगे। एंड इवन ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप नोटिस करोगे आपके जो यूपीएससी के अंदर आते हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। ज्योग्राफी के स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। बहुत सारे टॉपर्स ने बात करी है कि उन्होंने मेजरली जो पढ़ाई करी है ज्योग्राफी की वो मेजरली एनसीईआरटी से ही हुई है। तो डेफिनेटली ज्योग्राफी की तो एनसीईआरटीज आप मिस कर ही नहीं सकते, ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की तरफ। अब हिस्ट्री का तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर 3 चीजें आती हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और इसी का 3 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका मेडिवल हिस्ट्री हो गया, और साथ साथ आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंपोनेंट है, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो फैक्ट्स हमें याद रखने होते हैं हिस्ट्री बुक्स के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं जो कुछ उनका एनालिसिस होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज क्यों हुई, क्या कोई पर्टिकुलर फैक्ट हो गया, या फिर कैसे उसको अच्छे से अप्लाई किया गया है, ये इन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर अच्छे से दिया गया है। तो आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2 एंड 3 ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। सिमिलरली एक हमारा कंपोनेंट है सोसाइटी से रिलेटेड भी। अब सोसाइटी देखो, अगर आप देखते हो तो मेंस के अंदर जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है वहां पर हमें सोसाइटी देखने को मिल जाएगी, या फिर इन जनरल भी प्रीलिम्स के लिए भी ना कई बार कुछ हमें ठीक है ना एक तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट मेजरली आपको मेंस जीएस 1 के अंदर नियरली हर साल 75 मार्क्स का पेपर यहाँ से हमें देखने को मिलता है सोसाइटी के कॉम्पोनेंट से, तो ये आपको पता होना चाहिए। इवन जीएस 2 के अंदर भी ना कुछ कॉम्पोनेंट आप देख सकते हो इसका, ठीक है ना, सोशल चेंज के रिगार्डिंग, तो वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर यहाँ पर कौन सी बुक्स हैं? यहाँ पर 2 बुक्स हैं। पहली है क्लास 12th की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड साथ ही साथ
इंडियन सोसाइटी क्लास 12। तो ये सोशियोलॉजी के जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम कर जाएगी, ये वाली जो पर्टिकुलर बुक है। तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप यहाँ पर सीख जाओगे, तो मेक श्योर आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। देखो काफी बार ना यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि सर जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इनको कितना पढ़ना है, क्या क्लास 6 to 12 की हम कहीं ना कहीं ये पढ़ने लग जाएं? द आंसर इज नो। देखो एक्चुअली में अगर आप ऐसा करने लग जाओगे ना, आप अपने टाइम के साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, यूपीएससी की जर्नी के अंदर हो सकता है आप अभी बिल्कुल बिगनर हो, बट फिर भी टाइम एक ऐसी चीज होती है जिसको आपको प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। तो यहाँ पर ना आपको क्लास 6 to 12 से आपको एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी। एक्चुअल में अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आप रियलाइज करोगे साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन है ना कहीं वो थोड़ा करंट ओरिएंटेशन के साथ ज्यादा आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे हम बात करते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, ये इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इनके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन हम 6 to 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह की बुक्स पढ़ें। द आंसर इज नो, इनको नहीं पढ़ना। आपको एक साइंस के अंदर एक पॉइंट बुक पढ़नी है, दैट इज बायोलॉजी क्लास 12, और इसके भी सारी पूरी बुकलेट नहीं पढ़नी। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से हमें इसके जो आखिरी के 4 चैप्टर्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी आपको नहीं जरूरत, अदरवाइज होगा क्या कि आप टाइम इतना ज्यादा लगा दोगे इन चीजों को पढ़ने को कि आप कभी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चल ही नहीं पाओगे, एंड कहीं ना कहीं आप एक अटेम्प्ट के साथ अपने खराब कर लोगे, राइट। इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू क्लास 11, ठीक है, पार्ट 1, टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर का अगर आप नोटिस करोगे तो प्रीलिम्स में हर साल अब तो 5-6 क्वेश्चंस भी हमें देखने को कई बार मिल जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी भी इंपॉर्टेंस थोड़ी आर्ट एंड कल्चर की बढ़ चुकी है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रीलिम्स की इस बुकलेट को रेफर कर सकते हो। ध्यान में रखना, ठीक है, हर चीज के लिए क्लास 6 to 12 जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सजेस्ट इस तरह से किया है कि एक्चुअल में ना आप जो बुक्स टेस्ट की हैं, ठीक है, मैंने उसी ऑर्डर में सजेस्ट किया जो आपको पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने किसी जगह लिखा है कि क्लास 11th यहाँ पे पढ़ो, जैसे ज्योग्राफी का मैं बोल रहा था ना कि क्लास 11th पढ़ो, यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको क्लास 11th बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तब आप पीछे जा सकते हो क्लास 6 को या क्लास 7th 8th 9th 10th को, बट अदरवाइज आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएंगी। आई बात समझ में? क्लास 6 7 8 9 10th की तरफ तब जाना है अगर क्लास 11th और क्लास 12th की बुक्स आपको नहीं समझ आ रही। अगर समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर तभी जाओगे जब क्लास 11th और क्लास 12th की बुकलेट्स आपको नहीं समझ आ रही। बहुत ध्यान में रखना, हर चीज का ऐसे मत करना कि क्लास 6 to क्लास 12th की आप बुक्स पढ़ने लग जाओगे। अगर कहीं ना कहीं ऐसा करोगे तो ट्रस्ट मी, आप एनसीईआरटी के अंदर इतना ज्यादा टाइम लगा दोगे कि आप जो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स हो गया और जो बाकी कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे कवर करने होते हैं उनको आप शायद आप मिस कर जाओगे। तो ये चीज हमें नहीं करनी। 6 to 12 तभी करनी है जब बाकी चीजें समझ ना आ रही हो, क्लास 11th क्लास 12th की बुक्स ना आ रही हो। और ध्यान में ये रखना है, एनसीईआरटीज क्या है, हमारा एक बेस बनाती हैं, हमारा एक फंडामेंटल्स और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। फिर एक बार ये चीज होगी तब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ, ठीक है ना। कई बार होता क्या ना, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कई बार उतनी नहीं आ पाती क्योंकि थोड़ा कई बार टफ लैंग्वेज में होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक बेस बनेगा, फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और एक बात साथ में ये भी ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं वेस्ट करना यहाँ पर एनसीईआरटीज के ऊपर। डेफिनेटली एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 6 महीने एनसीईआरटीज के ऊपर ही लगा दिए, वो बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो एक फोकस रखना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करते हुए हम चलेंगे तो आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाओगे। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं सीटीआर मॉडल में, उनके साथ तो डेफिनेटली बहुत ही डिटेल में हम सारी चीजें चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट भी होगा यहाँ पे, टेस्टिंग भी हो रही है, आपकी रिवीजन भी हो रहा है, साथ में एवेल्युएशन का कंपोनेंट भी यहाँ पर एडेड है जो आपको आपकी प्रिपरेशन में और भी ज्यादा हेल्प करने वाला है। इनकेस आपकी कुछ क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपनी कुछ भी क्वेरीज हो उनको डेफिनेटली रिजॉल्व करवाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।